गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, क्लास बीए सेकेंड ईयर, पेपर सेकंड, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आप लोगों का टॉपिक चल रहा है राजपूत मुगल प्रतिरोध। इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को 1528 से 1597 ईस्वी यानी कि महाराणा प्रताप तक केंद्रीय सत्ता के प्रति मेवाड़ के राजाओं की क्या नीति रही, यह बताया जा रहा है। इस संदर्भ में महाराणा उदय सिंह के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उदय सिंह सत्तारूढ़ हुआ और उदय सिंह के समय में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1568 एडी में। 1572 ईस्वी में जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र महाराणा प्रताप ने सत्ता को प्राप्त किया। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर 1572 से 1597 ईस्वी तक शासन किया था। मेवाड़ ही यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वस्तुतः मेवाड़ का अधिकांश भाग अकबर के अधिकार में जा चुका था, पहले गोगुंदा पर और उसके पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाकर महाराणा प्रताप ने यहाँ शासन किया था। महाराणा प्रताप का परिचय। नैन्सी री ख्यात के अनुसार, नैन्सी री ख्यात मोहनोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई है। इसके अनुसार इनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया विक्रम संवत को 1597 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जयंताबाई था, जो पाली के सोनगरा शासक अखेराज चौहान की पुत्री थी। इनके पिता का नाम उदय सिंह था, अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे और ये कहा जाता है कि अपने पिता के साथ जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में रहकर इन्होंने कठोर जीवन व्यतीत किया और इसीलिए उन्हें उस जीवन की आदत हो गई थी और इसी आदत ने उनके चरित्र का निर्माण किया था। गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि कष्टों ने उसे धैर्य, शांति, साहस और निष्ठा का पाठ पढ़ाया और यह बात बिल्कुल सही है। जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार संघर्ष का कारण क्या था? महाराणा उदय सिंह के 20 रानियां थीं, जिनसे 17 पुत्र थे। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन महाराणा उदय सिंह अपनी भटियाड़ी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे और उसी प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने उसके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और यही कारण था कि उदय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ। अब मेवाड़ी सरदार जो थे वो 2 भागों में बट गए। कुछ सरदार जो थे वो जगमाल के पक्ष में थे और कुछ सरदार महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे, क्योंकि वह ज्येष्ठ और योग्य पुत्र था। अंत में महाराणा प्रताप के सरदार जो थे वो सफल हुए और उन्होंने प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। जिस समय प्रताप का राज्याभिषेक हुआ उस समय उनकी आयु 32 वर्ष की थी। लेकिन इधर तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया, लेकिन जगमाल क्रोधित हो गया और क्रोधित होने के पश्चात वह अजमेर के मुगल सूबेदार की सहायता में पहुंच गया और उसकी सहायता लेकर अकबर की शरण में जा पहुंचा। ये ध्यान रखिएगा, मुगल राजाओं की नीति हमेशा ये रही कि जब गृह युद्ध की स्थिति यदि उत्पन्न हो तो एक पक्ष को पूरी तरह सहायता देकर उस राज्य को पर कब्जा करने की। अकबर ने जगमाल को अपनी शरण में ले लिया और जगमाल को जहाजपुर का परगना जागीर के रूप में दे दिया और उसे शाही मनसबदार बना लिया। 1581 ईस्वी में उसे सिरोही का आधा राज्य भी दे दिया गया और उसे इस तरह से वह शाही सेवा में बना रहा। लेकिन ये कहा जाता है कि उसके भाग्य में राज्य का सुख नहीं था। उसी के साले ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 17 अक्टूबर 1583 ईस्वी को दस्ताने की लड़ाई में जगमाल मारा गया। इस तरह से जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, उस उत्तराधिकार संघर्ष में महाराणा प्रताप पूरी तरह विजयी रहे। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थीं? जब प्रताप का राज्यारोहण हुआ उस समय मेवाड़ की स्थिति असंतोषजनक थी।
एक तरह से ये कहें कि प्रताप के लिए मेवाड़ की गद्दी कांटों का शेष थी तो गलत नहीं होगा। एक लंबे समय से अकबर के खिलाफ युद्ध चल रहे थे और इन्हीं युद्धों के कारण मेवाड़ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। सांगा के पश्चात 3 राणाओं ने गौरवहीन तरीके से शासन किया, जिससे कि मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा थी वो भी बहुत कम हो गई, साम्राज्य कम हो गया। उदय सिंह के समय चित्तौड़ पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। मेवाड़ के कई प्रदेश मांडलगढ़, बदनौर, बागौर, जहाजपुर, रायला आदि मुगलों के अधिकार में चले गए, जिससे मेवाड़ की आय भी कम हुई और प्रतिष्ठा भी कम हुई। 1572 ईस्वी तक जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर आदि के राजाओं ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों मालवा और गुजरात पर भी मुगल आधिपत्य था। अब ऐसे में मेवाड़ उत्तर पूर्वी और पश्चिमी सीमा की तरफ से शत्रुओं से घिर चुका था। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण में मेवाड़ तहस नहस हो चुका था। चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और इधर प्रताप का जो भाई था वो भी अकबर की शरण में चला गया था। तो एक तरह से इस समय में जो मेवाड़ था वो बहुत छोटा राज्य रह गया था, लेकिन फिर भी अकबर इस छोटे से राज्य को भी स्वतंत्र देखना नहीं चाहता था। तो यही कारण था जिसकी वजह से उन दोनों के मध्य युद्ध होना ही होना था। अब महाराणा प्रताप ने सबसे पहला कार्य किया कि गोगुंदा से अपनी जो राजधानी थी वो कुंभलगढ़ या कुंभलमेड़ उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, और या जिसे हम कहते हैं केलवाड़ा नामक स्थान था, जहाँ से उन्होंने अब केंद्र बनाकर अपना शासन कार्य करना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप के समक्ष इस समय में 2 मार्ग थे। सबसे पहला मार्ग कि वो भी अन्य राजपूत राजाओं की भांति शाही सेवा में चले जाते और शाही सेवा में जाकर अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार करते और उसके साम्राज्य की व्यवस्था का एक अंग बन जाते। ऐसा करने से उन्हें मेवाड़ का जितना राज्य जो मुगलों ने अधिकार कर लिया था वो भी वापस मिल जाता और समूचे राज्य में अच्छी व्यवस्था भी वो कायम कर सकते थे। मुगलों की सहायता से आर्थिक समृद्धि भी वो ला सकते थे और अन्य सुविधाएं भी वो प्राप्त कर सकते थे। और एक दूसरा मार्ग था स्वतंत्रता और सर्वोच्चता का मार्ग। यह मार्ग कठिन था। मुगलों के साथ एक लंबे समय तक उन्हें संघर्ष करना था और ये भी हो सकता था कि 1 या 2 वर्ष के संघर्ष के पश्चात ही यह महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती या कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से सर्वोच्चता तुरंत ही खत्म हो जाती। महाराणा प्रताप ने ये बहुत अच्छा कार्य किया कि उन्होंने अधीनता की बजाय स्वतंत्रता का मार्ग अपनाया, यानी कि उन्होंने दूसरा मार्ग अपनाया था। उन्होंने मेवाड़ के स्वामी भक्त सरदारों और आदिवासी भीलों की सहायता से एक शक्तिशाली सेना संगठित कर ली और राजधानी गोगुंदा से केलवाड़ा शिफ्ट की, जिससे कि एक सुरक्षित स्थान पर राजधानी आ जाए और वहाँ से वो सब लोगों को नियंत्रित कर सकें। मेवाड़ की जनता में साहस और उत्साह का संचार किया ताकि मेवाड़ की जनता का भी पूरा सहयोग और समर्थन महाराणा प्रताप को मिल जाए। ऐसा ना हो कि महाराणा प्रताप के समक्ष जनता ये कहे कि वो भी अन्य राज्यों की भांति शाही सेवा को स्वीकार कर लें, जिससे कि वहाँ शांति स्थापित हो सके। इधर अकबर के समक्ष भी 2 मार्ग थे। एक मार्ग तो ये था कि या तो दृढ़ इस्लामी परंपराओं के आधार पर वो भारत को संचालित करता या सहिष्णुतापूर्ण मार्ग अपनाता। अकबर ये जानता था कि अधिकांश मुस्लिम सुल्तान उसके अधिकार में आ ही चुके हैं, केवल जो राजपूत या अन्य हिंदू हैं वो रह गए हैं। तो इसीलिए उसने ये सोचा कि इन लोगों को लंबे समय तक नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक है कि कठोर इस्लामी परंपराओं का पालन नहीं किया जाए, और अकबर ने इसीलिए एक ऐसा मार्ग चुना जो कि सहिष्णुतापूर्ण मार्ग था। उसने राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित कर उन्हें अपना आश्रित बनाया और इस तरह से अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत उन्हें ले लिया। अकबर ने अपने ऊपर कभी भी किसी को हावी नहीं होने दिया, अपनी नीति उदार रखी, लेकिन वह स्वयं सर्वोच्च रहा। और जब महाराणा प्रताप ने उसके विरुद्ध संघर्ष का मार्ग अपनाया तो उन्होंने प्रताप के अस्तित्व को खत्म करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि मेवाड़ और सिरोही के अलावा सभी राजपूत राजा उनकी अधीनता को लगभग स्वीकार कर चुके थे और उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्वीकार कर चुके थे। जोधपुर से चंद्रसेन अकबर के विरुद्ध लड़ जरूर रहा था, लेकिन चंद्रसेन को भी अपने राज्य से ही पलायन करना ही पड़ा था।
इस तरह से प्रताप को जो सहायता मिल रही थी वो भी चंद्रसेन और सिरोही के राव सुल्तान से ही थी, इसके अलावा किसी और से नहीं थी। अकबर ने प्रारंभ में महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तो अकबर ने 4 दूत अपने भेजे हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उसने जलाल खां को भेजा, जलाल खां के पश्चात उसने मानसिंह को भेजा और मानसिंह के पश्चात भगवंत दास को और फिर तोडरमल को। अकबर शस्त्रबल की बजाय प्रताप को समझाना चाहता था। वो ये चाहता था कि बिना रक्तपात के ही वो राजस्थान पर सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर सके और इसीलिए उसने अपने अमीर जलाल खां को प्रताप के पास भेजा। लेकिन जलाल खां प्रताप को अकबर की अधीनता के अंतर्गत लाने में सफल नहीं हो पाया। अप्रैल 1573 ईस्वी में उसने आमेर के राजकुमार मानसिंह, इसके बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं और ये ध्यान रखिएगा अकबर का विशेष कृपा पात्र था, इसीलिए इसे सवाई मानसिंह कहा जाता है, इसे उपाधि दी गई थी। सवाई मानसिंह को उदयपुर जाकर प्रताप को समझाने का दायित्व सौंपा। सवाई मानसिंह उदयपुर पहुंचा और जून 1573 ईस्वी में उसने महाराणा प्रताप से भेंट की। इन दोनों की यह मुलाकात उदय सागर पाल पर हुई। प्रताप ने परंपरागत सम्मान के साथ मानसिंह का स्वागत किया। मानसिंह ने प्रताप को समझाया कि वह अकबर की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर उसके साथ मैत्रीपूर्ण समझौता करने के लिए उसके दरबार में उपस्थित होने के लिए चले, लेकिन प्रताप ने इसे पसंद नहीं किया। अब हमें कुछ अन्य चीज़ें भी प्राप्त होती हैं, जैसे राज रत्नाकर, रावल राणा जी की बात, अमर काव्य, वंशावली, इन सब में ये कहा जाता है कि प्रताप ने मानसिंह के सम्मान में उदय सागर पर एक भोज का आयोजन किया, लेकिन स्वयं सम्मिलित नहीं हुआ और अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। जब मानसिंह ने ये पूछा कि प्रताप क्यों नहीं आए तो उसने ये कह दिया अमर सिंह ने कि राणा की तबीयत ठीक नहीं है। मानसिंह को यह समझते देर न लगी कि आमेर राजघराने ने चूंकि अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं और इसीलिए सिसोदियों ने उसे अछूत मानकर उसके साथ भोजन न करने का निश्चय किया है, अतः प्रताप इस भोज में सम्मिलित नहीं होगा और इसे कुंवर मानसिंह ने अपना अपमान समझा, बिना भोजन किए उठ खड़ा हुआ और युद्ध की धमकी दी। अमर सिंह ने प्रत्युत्तर में ये कहा कि वह अकेले आए अथवा अपने फूफा अकबर के साथ युद्ध भूमि में उनका उचित स्वागत किया जाएगा। मानसिंह के जाने के पश्चात सभी बर्तनों को और भोजन स्थल को धोया गया, क्योंकि मानसिंह के स्पर्श से वह अपवित्र हो गए थे। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि यह घटना चारणों के द्वारा बनाई गई है, या ये उल्लेख मिलता है कि अनबन हुई, लेकिन इस तरह की कोई घटना हुई इसका उल्लेख हमें वस्तुतः प्राप्त नहीं होता। गोपीनाथ शर्मा इस घटना को सत्य नहीं मानते। उसके पश्चात सितंबर-अक्टूबर 1573 ईस्वी में राजा भगवंत दास को अकबर ने राजदूत के रूप में भेजा, लेकिन राजा भगवंत दास को भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई और राणा ने अपने कुंवर अमर सिंह को शाही दरबार में भिजवाकर क्षमा याचना की और कहलवाया कि उसे व्यक्तिगत रूप से शाही दरबार में उपस्थित न होने की रियायत दी जाए। अब इसके पश्चात अकबर ने तोडरमल को भेजा। दिसंबर 1573 ईस्वी में तोडरमल ने प्रताप से मुलाकात की, लेकिन प्रताप के निश्चय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। अब अकबर के समक्ष स्पष्ट हो गया कि प्रताप उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता। अब अकबर किसी भी कीमत पर मेवाड़ को अपने अधीन लाना चाहता था और प्रताप को अपने सामने झुकाना चाहता था। इस समय में ये हुआ कि मुगल सेना जो थी वो व्यस्त थी। इधर जोधपुर का चंद्रसेन सिवाड़ा को केंद्र बनाकर अकबर की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहा था। हालांकि अकबर के कुछ श्रेष्ठ सेनानायक राय सिंह, जलाल खां, शाहबाज खां उसके विरुद्ध मोर्चा जमाए बैठे थे, लेकिन मुगल सेना ने 1576 में सिवाड़ा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध भी युद्ध करने का प्रयास किया। महाराणा प्रताप को ये पता था कि जब अकबर के द्वारा समझौते के लिए भेजे गए दूतों की वार्ता असफल हो गई तो अकबर अब युद्ध की ही तैयारी करेगा। चूँकि उसके शांति प्रस्तावों को उन्होंने ठुकरा दिया था, तो प्रताप ने पहले से ही युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहला उन्होंने काम किया कि मेवाड़ी प्रदेश जो अधिक उपजाऊ था वहाँ के लोगों को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा की ओर बसने को मजबूर किया और साथ ही ये कहा कि केंद्रीय मेवाड़ की धरती पर अन्न उत्पादन बंद कर दिया जाए।
इसका कारण शायद यह रहा होगा कि जब मुगल सेना यहाँ आएगी तो मुगल सेना को यहाँ खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा, उसने भीलों के नेता पूंजा को बुलाकर उससे अपने समर्थकों सहित मेवाड़ की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया, जिससे कि भील जो हैं वो मेवाड़ की सुरक्षा में लंबे समय तक योगदान दे दें। और ऐसा हुआ भी कि प्रताप को भीलों का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि भीलों को पर्वतीय क्षेत्रों की पूरी जानकारी थी। तीसरा काम किया, कुंभलगढ़ और गोगुंदा की किलेबंदी को सुदृढ़ कर दिया। और अंतिम कार्य था अपने सभी सामंतों को सतर्क रहने की और भावी युद्धों के लिए सहायता करने के लिए तैयार रहने की आज्ञा दे दी, क्योंकि महाराणा प्रताप ये जानते थे कि युद्ध किसी भी क्षण हो सकता है। अब है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध की 28 जून या 21 जून 2 तिथियां हमें प्राप्त होती हैं। 1576 ईस्वी में यह हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के कारण थे महाराणा प्रताप का स्वातंत्र्य प्रेम। महाराणा प्रताप मेवाड़ की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। मेवाड़ की मान मर्यादा और स्वाधीनता की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। वह किसी भी कीमत पर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने, उनके साथ वैवाहिक संबंध रखने के लिए तैयार नहीं थे। और अकबर जो था वो इस परंपरा को तोड़ना चाहता था। महाराणा प्रताप की मुगल विरोधी नीति। अकबर शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सम्राट था। संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था, जबकि राजस्थान के अधिकांश राज्य अकबर की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे, तो वह चाहता था कि अकबर भी उनकी अधीनता में आ जाए। इसके साथ ही आर्थिक कारण भी था कि सूरत और गुजरात के जो बंदरगाह थे, उन्हें उत्तर भारत के नगरों से जोड़ने वाले जितने भी व्यापारिक मार्ग थे वे मेवाड़ और मारवाड़ से गुजरते थे। इधर मेवाड़ के राणा प्रताप, इधर मारवाड़ का रावचंद्र सेन, दोनों ही मुगलों के इस व्यापारिक मार्ग में समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। मुगलों को विदेशी व्यापार में क्षति हो रही थी और उनके लिए धन कमाना भी जरूरी था। तो इस व्यापारिक अवरोध को दूर करने, इस हानि को रोकने के लिए अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। साथ ही हज यात्रा पर जाने वाले यात्री भी सूरत के बंदरगाह से मक्का मदीना जाते थे और सूरत का रास्ता मेवाड़ होकर जाता था। हज यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अकबर मेवाड़ को मुगल आधिपत्य में लेना चाहता था। और सबसे प्रमुख कारण तो यही था कि दूतमंडल जो भेजे गए थे अकबर के द्वारा वे सभी असफल हो गए थे। तो इसे अकबर ने अपना अपमान समझा। किसके द्वारा? महाराणा प्रताप के साथ जो भी शांति वार्ताएं करने का प्रयास किया गया, वे सभी शांति वार्ताएं असफल हो गई थीं। अब शाही सेना जो थी वो मेवाड़ की ओर बढ़ी। अकबर ने मार्च 1576 ईस्वी में कुंवर मानसिंह के नेतृत्व में प्रताप के विरुद्ध एक सेना भेजी। मानसिंह के नेतृत्व में सेना भेजने के पीछे भी कुछ कारण बताए जाते हैं। अबुल फजल कहता है यह मानसिंह की योग्यता थी, जबकि राजस्थानी स्रोत कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने मानसिंह का अपमान किया था और इसीलिए अकबर ने एक राजपूत को राजपूत से ही पराजित कराने के उद्देश्य से इस अभियान का नेतृत्व मानसिंह को सौंपा था। और मानसिंह स्वयं राणा प्रताप को पराजित करना चाहता था। मानसिंह के साथ मीर बख्शी, आसफ खां, बख्शी गाजी खां, सैयद अहमद खां, सैयद हासिम बरहा, मुजाहिद खां, मानसिंह के चाचा जगन्नाथ कछवाहा, पुत्र माधो सिंह, राव लूड़करण आदि योद्धा उसके सहयोगियों के रूप में भेजे गए। शाही सेना 3 अप्रैल 1876 ईस्वी को अजमेर से चलकर मांडलगढ़ पहुंची। मानसिंह यहाँ 2 महीने रुका रहा। ये कहा जाता है कि रघुवीर सिंह का ये कहना है कि अकबर को कुछ ऐसी आशा थी कि मेवाड़ पर चढ़ाई का आयोजन देखकर शायद राणा प्रताप अधीनता को स्वीकार कर ले, और इसीलिए कुछ दिन मानसिंह ने मांडलगढ़ में रहकर व्यतीत किए। इधर मानसिंह ये भी था कि और सेना की आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए वह मांडलगढ़ में रुका रहा। और इसके साथ ही उसे प्रताप द्वारा उजाड़े गए प्रदेश में संचार और यातायात की समुचित व्यवस्था भी करनी थी। शाही सेना मैदानी क्षेत्र में युद्ध करना चाहती थी, लेकिन जब महाराणा प्रताप आए नहीं तो ऐसे में मानसिंह को मांडलगढ़ से चलकर मोही गांव से निकलता हुआ मानसिंह खमनौर के निकट मोलेला गांव में आ गया और यहाँ पर उसने अपना शिविर लगाया। इधर महाराणा प्रताप ने भी
अपनी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी और उन्होंने घुड़सवार सैनिक हल्दी घाटी के प्रवेश स्थल पर नियुक्त कर दिए और मैदानी भागों में रहने वाली प्रजा को पहाड़ी घाटियों में जाने की आज्ञा दी और साथ ही ये कह दिया कि मैदानी क्षेत्रों में किसी प्रकार की खेती नहीं की जाए। जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मृत्युदंड देने की घोषणा की गई और अपने विश्वसनीय सामंतों और भीलों को मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था में लगा दिया। कुंभलगढ़ और गोगुंदा की सुदृढ़ किलेबंदी की और इसके पश्चात 17 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी से 8 मील पश्चिम में लोह सिंह नामक गांव में उन्होंने अपना शिविर लगाया। इस स्थान पर कुंभलगढ़ की जो पर्वत श्रृंखलाएं वो एक दर्रे का रूप ले लेती हैं। महाराणा प्रताप के यहाँ आने का एक कारण यह था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए शत्रु सेना को हल्दी घाटी के 1.5 मील तंग पहाड़ी मार्ग को पार करना पड़ता और यहाँ से थोड़े से ही धनुर्धरी सैनिक सैकड़ों आदमियों को घाटी में प्रवेश करने से रोक सकते थे। यानी कि शत्रु के लिए यहाँ पहुँचना और यहाँ से सुरक्षित बच निकलना बहुत मुश्किल था और इसीलिए महाराणा प्रताप ने यह स्थान चुना था जिससे छापामार प्रणाली के द्वारा वे मैदानी भागों में युद्ध करने वाली शाही सेना को आसानी से परास्त कर सकें। हल्दी घाटी के युद्ध को कई नाम दिए गए हैं। अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है, बदायूनी ने इसे गोगुंदा युद्ध कहा है और कर्नल टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। सामान्यतः इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। संभवतः यह माना जाता है लेकिन कि यह जो युद्ध था यह हल्दी घाटी के दर्रे के बाहर के मैदान और खमनौर गांव के मध्य हुआ था। युद्ध प्रारंभ होते ही महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा और राणा की सेना ने उत्साहित होकर शत्रु के केंद्रीय बल और दक्षिण पार्श्व पर आक्रमण कर दिया। इस समय में जगन्नाथ कछवाहा के प्राण भी संकट में पड़ गए। माधो सिंह कछवाहा ने उनकी रक्षा की और प्रताप की सेना ने मुगल सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। इसी समय में मुगल सेनापति मेहतर खां ने अपनी शाही सेना को प्रोत्साहित करते हुए यह खबर फैला दी कि मुगल बादशाह अकबर स्वयं मुगल सेना की सहायता के लिए आ रहे हैं। इससे भागते हुए मुगल सैनिक लौट पड़े और प्रताप की सैनिकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ और यह युद्ध रक्त तलाई नामक मैदान में हुआ था। दोनों पक्षों के मध्य भाग एक दूसरे के निकट आ गए। भीषण युद्ध शुरू हो गया। राणा प्रताप के सुयोग्य सेनापति रामशाह जगमाल लड़ते हुए मारे गए और राणा प्रताप शत्रु दल को चीरता हुआ मानसिंह के पास पहुंच गया और उस पर भाले से प्रहार किया। मानसिंह ने हौदे में झुककर इस वार को असफल कर दिया, लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की एक टांग टूट गई और मुगल सैनिकों ने राणा को घेर लिया। राणा घायल अवस्था में भी मुगलों के सामने डटा रहा। तब उनके स्वामिभक्त सेवकों ने राणा को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला और झालाबीदा ने इस समय में राणा के राजकीय चिन्ह धारण किए और मुगलों का मुकाबला किया, जिससे प्रताप पर सेना का दबाव कम हो गया और राणा प्रताप हल्दी घाटी के दर्रे से निकलकर गोगुंदा की ओर जाने में समर्थ हुए। राजपूत योद्धाओं ने मुगलों से डटकर मुकाबला किया, लेकिन राणा द्वारा युद्ध स्थल छोड़ने से राजपूत सेना में अव्यवस्था फैल गई और जैसे ही झालाबीदा मरे, झालाबीदा के मरते ही राजपूतों की विजय पराजय में बदल गई। पीछे हटती हुई राजपूत सेना पर मुगलों ने आक्रमण किया। अनेक योद्धा मारे गए। बची हुई राजपूत सेना गोगुंदा के निकट कोलियारी गांव में पहुंच गई। ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग इस युद्ध में नहीं मारे गए थे, लेकिन फिर भी यह युद्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस समय में शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मृत्यु को प्राप्त हो गया, उस समय में शक्ति सिंह ने, जो कि उनका विरोधी था, उनका भाई था, उन्होंने महाराणा प्रताप से क्षमा याचना की और उन्हें अपना घोड़ा सौंप दिया और प्रताप ने चेतक की अंत्येष्टि की और इस तरह दोनों भाई भी एक साथ हो गए। लेकिन इतिहासकार ये मानते हैं कि शक्ति सिंह चित्तौड़ के आक्रमण के समय में ही मारा जा चुका था। वो हल्दी घाटी के युद्ध के समय उपस्थित नहीं था। हल्दी घाटी युद्ध में करीब 500 लोग मारे गए थे।
महाराणा प्रताप की पराजय के क्या कारण थे? ये कहा जाता है, हम ये कहते हैं कि राणा प्रताप और उसके सैनिकों ने हल्दी घाटी के युद्ध में अदम्य शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और युद्ध के आरंभ में उन्हें कुछ सफलताएं भी मिली, किंतु वे सफलताएं जो थीं वे स्थायी नहीं रह पाईं और उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा। महाराणा प्रताप की पराजय का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था परंपरागत युद्ध प्रणाली। उन्होंने अपने सैनिकों को विभिन्न भागों में न बांटकर विभिन्न सैनिक टुकड़ियों को घाटी, दर्रों, पहाड़ियों इत्यादि में बिखेर देना चाहिए था, जिससे कि शत्रु दल पर चारों तरफ से आक्रमण करने में वो सफल हो पाए। दूसरा कारण था, युद्ध के आरंभ में उन्होंने कोई सुनिश्चित योजना नहीं बनाई। अपनी सेना के विभिन्न भागों में वो समन्वय स्थापित नहीं कर पाए और इसीलिए बहुत साहसी वीर योद्धा होते हुए भी उनके साथ वो इस युद्ध को नहीं जीत पाए। तीसरा कारण था कि वो स्वयं, उनमें वो योग्यता नहीं थी, एक सेनानायक में जो योग्यता होनी चाहिए उनमें धैर्यता का अभाव था। अतुल साहस था, अद्वितीय वीरता थी, लेकिन आक्रमण में पहल करने के उद्देश्य से उन्हें खमनोर वाले उस स्थान को त्याग कर मैदान में नहीं आना चाहिए था। वहीं रुककर मानसिंह की सेना का इंतजार करना चाहिए था और वहां हो सकता है कि सकरी घाटी में प्रवेश करने के कारण वो शाही सेना पर अच्छी तरीके से आक्रमण कर पाते। एक कारण था हस्ती सेना का प्रयोग करना, जबकि वहां पर घुड़सवार सेना का प्रयोग ज़्यादा उचित था, लेकिन हस्ती सेना के प्रयोग के कारण वहां पर अव्यवहारिक प्रतीत हुआ और ऐसे में जो हस्ती सेना थी उसने अपनी ही सेना को क्षति पहुंचा दी। चौथा कारण था कि महाराणा प्रताप ने ऐसी कोई भी आरक्षित सेना की टुकड़ी की व्यवस्था नहीं की थी कि जब संपूर्ण सेना पराजित होने लगे तो ऐसे में वो आरक्षित टुकड़ी आकर व्यवस्था को बदल दे। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने भागती हुई मुगल सेना का पीछा करने में अपनी शक्ति को खर्च किया था, जबकि उन्हें पहले ही उन्हें चारों तरफ अपनी सेना को बिखेर देना चाहिए था और इस तरह से उन पर आक्रमण करना चाहिए था। सबसे प्रमुख कारण था कि महाराणा प्रताप स्वयं मानसिंह के समक्ष पहुंच गए युद्ध करने के लिए, जबकि मानसिंह के साथ स्वयं युद्ध करने की अपेक्षा सैनिकों के माध्यम से या अपने अन्य सेनानायकों के माध्यम से मानसिंह से युद्ध करवाना चाहिए था। वस्तुतः इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई, लेकिन पराजय होकर भी मुगलों को कोई बहुत ज़्यादा महत्ता प्राप्त नहीं हुई। इस युद्ध का महत्व और परिणाम। हल्दी घाटी युद्ध की गणना राजस्थान के ही नहीं वरन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्धों में की जाती है। यह स्वाधीनता प्रेमियों के लिए एक पुण्य तीर्थ स्थान बन गया था, यानी कि अरावली पर्वत की कोई ऐसी घाटी नहीं है जहाँ के प्रताप के शौर्य से वो पवित्र ना हुई हो। मुगल सेना यहाँ हालांकि विजयी हुई, लेकिन परिणाम उनके लिए भी बहुत अधिक अच्छे नहीं रहे। अकबर की अभिलाषा जो थी मेवाड़ पर अधिकार करने की, वो पूर्ण नहीं हुई। मानसिंह विजयी होकर भी अपने स्वामी की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया। मेवाड़ का पूरा राज्य उनके अधिकार में नहीं आया। हालांकि मानसिंह ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया, लेकिन राजपूतों ने उनके यातायात के सभी मार्ग अवरुद्ध कर दिए, तो ऐसे में मुगल सैनिकों के लिए पानी और रसद का अभाव हो गया। मानसिंह ने राजपूतों के आकस्मिक आक्रमण से बचने के लिए गोगुंदा के चारों ओर चारदीवारी बनवाई, खाइयाँ खुदवाई, मोर्चाबंदी की, लेकिन स्थानीय लोगों के प्रतिरोध के कारण उसे गोगुंदा छोड़ना पड़ा। ये माना जाता है कि प्रताप की पूर्ण पराजय नहीं हुई, क्योंकि प्रताप ने इसके पश्चात फिर से अपनी शक्ति को संगठित कर लिया और गोगुंदा पर भी उन्होंने फिर से अधिकार कर लिया। इसके पश्चात हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने किस प्रकार से अकबर के साथ युद्ध किया, इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।